हेलो फ्रेंड्स, CGL टीयर 1 2023 के एक नए सेट के साथ अवेलेबल हूं मैं RN शुक्ला। तो आइए हम टीयर 1 के एक नए सेट को सॉल्व करते हैं। इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस 25 जैसा कि आप जानते हैं, इस सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते हैं। 25 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें ये बताता हूं कि टाइम फैक्टर सबसे बड़ी समस्या है। टाइम फैक्टर प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आपको ये बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको ये देखना है एप्रोप्रिएट सिनोनिम है। सिनोनिम हमें लिखना है। सिनोनिम किसका लिखना है? जो अंडरलाइंड वर्ड है। हमने एक सेंटेंस कुछ पढ़ लिया, क्लाइमेटिक सिचुएशन के बारे में ये सिस्टम है, क्लाइमेटिक सिस्टम के बारे में। और अंडरलाइंड वर्ड है एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। अब मिटिगेशन का मतलब आपको थोड़ा सा भी पता हो, एडेप्टेशन का पता होगा आपको। एडेप्टेशन क्या होता है? हम अपने को किसी भी परिस्थिति के अनुकूल ढालते हैं, किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने को बनाने को हम कहते हैं एडेप्टेशन। और उसके साथ आया है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब अगर आप पूरी तरह जानते हैं तो ठीक है, नहीं भी जानते हैं तो ऑप्शंस को देखें। ऑप्शन देखें। क्योर है, क्योर का मतलब क्या होता है? ठीक करना होता है या कोई मेडिसिन होता है। तो यहां इसका कोई मतलब नहीं है। क्लाइमेटिक सिस्टम चेंज हो रहा है, उसमें एडेप्टेशन और मिटिगेशन का जरूरत है। मतलब क्या? क्लाइमेटिक सिचुएशन, क्लाइमेटिक सिस्टम चेंज हो रहा है, उसके अनुसार हमें अपने को ढालना है। ढालने में क्या करना है? कई बेसिक नीड्स को कम करना है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। क्योर नहीं होगा, बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, राइज से कोई मतलब नहीं है। जब हमें अपने को अनुकूल बनाना है तो राइज तो करना नहीं है, हमें अपने को ढालना है। तो कुछ चीजें बेसिक जो नीड्स है उनको कम करना है। तो क्या होगा? रिडक्शन हो गया। रिडक्शन क्लियर हो गया। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें आपको इस सेंस से भी बनाना है, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रवीश इज रेडी टू थ्रो कॉशन टू द विंड। एक ये फ्रेज है, फ्रेज का मीनिंग 4 मीनिंग दिया हुआ है। करेक्ट मीनिंग आपको टिक करना है। रवीश इज रेडी टू थ्रो कॉशन टू द विंड। अगर थ्रो कॉशन टू द विंड आपको पूरी तरह से इसका मीनिंग मालूम है तब तो ठीक है। थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब होता है टेक रिस्क, रिस्क लेना। तो अगर आपको मीनिंग पता है पूरी तरह से तब तो तुरंत आपने टिक कर दिया। अगर मीनिंग नहीं भी पता है तो आप ये देखें सेंटेंस क्या है, रवीश इज रेडी। और ऑप्शंस क्या है? स्पेंड लेविशली। तो हम स्पेंड लेविशली मतलब बहुत ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार होना, बहुत ज्यादा खर्च करना। इसके लिए कोई तैयार नहीं होता है, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। एक्ट फुलिशली, हम मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वी डू नॉट मेक आवर सेल्फ रेडी टू एक्ट फुलिशली, ये एलिमिनेट हो गया। फाइट विथ विंड, हवाओं से कोई लड़ता नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। टेक रिस्क हो जाएगा। रवीश इज रेडी टू थ्रो कॉशन टू द विंड। आपको अगर नहीं पता है तो भी यहाँ टेक रिस्क पर आप टिक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में 4 सेंटेंसेस हैं, जंबल्ड ऑर्डर में दिए हुए हैं, उनको अरेंज करना है। तो आपको ये 4 सेंटेंस पढ़ने हैं। तो पहला सेंटेंस है, द सो कॉल्ड हार्मलेस एक्टिविटीज ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलर इंक्रीजिंगली बिकमिंग सीरियस प्रॉब्लम फॉर द इंटरनेट। अब आपको ये पहले सेंटेंस पढ़ने से पता चल गया इंटरनेट के बारे में ये पैराग्राफ दिया हुआ है। यू वुड हैव सीन एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ जंक मेल। इंटरनेट पर जंक मेल के बारे में भी आप जानते हैं। इट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल और जंक न्यूज ग्रुप पोस्टिंग्स। इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल है ये। तो ये 3 सेंटेंस हो गए। उसके बाद क्या दिया हुआ है? स्पैम इज द फ्लडिंग of the internet with many copies of the same message in an attempt to force the message on people who would not otherwise choose to receive it.
अब आप देखें ये तीनों जो पहले वाले सेंटेंस एक दूसरे से लिंक्ड हैं, लेकिन जो डी है, डी सेंटेंस है, वो बिल्कुल ही अलग हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑप्शन में आप देखें, आप ऑप्शन में डी से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, और बाकी तीनों लिंक्ड है ए बी सी, तो हमें दूसरे ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, और डी से वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये हो गया। क्योंकि ये स्पैम को आप किसी ए बी सी से रिलेट नहीं कर सकते हैं, इसको सबसे पहले ही रखना होगा, और इसी के कंसर्न में ये तीनों सेंटेंस है। तो इस तरह से ये जो जम्बल सेंटेंसेस हैं किसी पैराग्राफ को, उसको हमको अरेंज करना है कोहेरेंट वे में, मीनिंगफुल वे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वॉइस। पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। कभी कभी एक्टिव से पैसिव और कभी पैसिव से एक्टिव, दोनों ही तरह के चेंज होते हैं वॉइस के अंतर्गत। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में जो है वो है द फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड बाय द चिल्ड्रेन इन द गार्डन। तो आप देखें पैसिव वॉइस में जहां बाय द दिया होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और इसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं एक्टिव वॉइस में। तो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा वो कहां से शुरू होगा, द चिल्ड्रेन से शुरू होगा, द चिल्ड्रेन से शुरू होगा, और द चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर है तो उसके लिए हम वर का प्रयोग करेंगे। द चिल्ड्रेन वर प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। सेंटेंस आप देखें ये टेंस कौन सा है, टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, इसलिए बीइंग का प्रयोग किया गया है। तो यहां मेन वर्ब में हमें आईएनजी रहेगा। द चिल्ड्रेन वर प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। आप ऑप्शन को देकर के बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं, वो जो है तो होगा नहीं, हेड का कोई मतलब नहीं है, आर का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। यहां भी सिनोनिम लिखना है किसका, ट्रांसग्रेशन का। ट्रांसग्रेशन होता है वायोलेशन, वायोलेशन ऑफ ए लॉ, किसी भी रूल को वायलेट करने को हम कहते हैं ट्रांसग्रेशन। गिवन ऑप्शंस आर मेटामॉर्फोसिस, वायलेशन, वर्च्यू एंड सक्सेस। वर्च्यू आप जानते हैं किसी के मेरिट को हम वर्च्यू कहते हैं, सक्सेस आप जानते हैं सफलता। मेटामॉर्फोसिस होता है चेंज ऑफ शेप, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है किसी चीज का शेप या डिजाइन चेंज होना, उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हमारा आंसर हो गया वायलेशन, ट्रांसग्रेशन मीन्स वायलेशन, ये सारे कैंसिल हो गए, ट्रांसग्रेशन मीन्स वायलेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम। आपको एंटोनिम सिलेक्ट करना है अंडरलाइंड वर्ड का, और सेंटेंस है द एप्पल टेस्टेड इनक्रेडिबली स्वीट। इनक्रेडिबली स्वीट, स्वीट का एंटोनिम लिखना है। ऑप्शंस आर प्लीजेंट, प्लीजेंट होगा नहीं, स्वीट का एंटोनिम प्लीजेंट नहीं होगा, बीटर होगा, तो बीटर पर आपने टिक किया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। डेलीशियस आप जानते हैं स्वादिष्ट होता है, इसका मीनिंग जानना है, लेकिन ये एंटोनिम होगा नहीं। डेलीशियस मीन्स होलसम, टेस्टी। स्पेशल आप जानते हैं, स्पेशल मीन्स कोई खास चीज। डेलीशियस का मतलब भी आप जानते हैं, डेलीशियस मीन्स टेस्टी। डेलीशियस, डेलीशियस के लिए एक और भी वर्ड है होलसम, होलसम स्वादिष्ट, टेस्टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 parts आर देयर इन दिस सेंटेंस। आपको जिस पार्ट में एरर है उसको सेलेक्ट करना है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 parts, वन ऑफ देम मे कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। तो आप देखिए पहले ही ऑनरेबल है, ए ऑनरेबल लिखा हुआ है, ऑनरेबल के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इसका वोवेल के जैसा है, इसलिए ए ऑनरेबल नहीं होकर के होता है एन ऑनरेबल, एन ऑनरेबल, एन ऑनरेबल।
तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन नंबर 4, पार्ट ए ऑफ द सेंटेंस इज ऑप्शन नंबर 4. नाउ let's move to other question. Select the most appropriate option to fill in the blank. Tibet is our dash country. Its people are called Tibetans. Options are neighbors. Apostrophe s दिया हुआ है, यहाँ apostrophe s का कोई मतलब नहीं है. This is our तिब्बत इज आवर नेबर्स कंट्री, ये नहीं होगा. नेबरहुड भी नहीं होगा. नेबरहुड अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो क्या होगा, जैसा आप जानते हैं कंट्री क्या है, कंट्री कोई नाउन है और इसके पहले हमें क्या आएगा, इसके पहले एडजेक्टिव आएगा. तो कई जगह हम आईएनजी लगा करके भी एडजेक्टिव बनते हैं. तो नेबरिंग होगा. तिब्बत इज आवर नेबरिंग कंट्री, याद रखना है. नेबरिंग कंट्री, नेबर कंट्री नहीं होता है, नेबरहुड भी नहीं होगा. नेबरिंग कंट्री, तिब्बत इज आवर नेबरिंग कंट्री, इट्स पीपल आर कॉल्ड तिब्बतन्स. नेबरिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है. नेबरिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute, your answer will be no substitutions. Now the sentence is, Abraham Lincoln has been the 16th president of the United States. Abraham Lincoln यूनाइटेड स्टेट्स के 16 प्रेसिडेंट रहे हैं. आप यहाँ देख रहे हैं हैज बीन दिया हुआ है, लेकिन सेंस क्या है, पास्ट में. अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स के 16th प्रेसिडेंट रहे हैं. तो उसके बाद जो हमारा क्लॉज है, एंड सेव द यूनियन एट द अमेरिकन सिविल वॉर, और उन्होंने अमेरिकन सिविल वॉर में इस कंट्री को बचाया. तो सेव नहीं होकर के होना चाहिए सेव्ड. तो एरर पार्ट ये है, एरर पार्ट यही है. और उसका करेक्शन क्या है, सेव्ड द यूनियन. सेव्ड द यूनियन. हमें यहां पर क्या करना है, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट करना है. तो क्या हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेव्ड द यूनियन ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर. सेव्ड द यूनियन, सेव्ड द यूनियन ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर. अमेरिकन सिविल वॉर में यूनियन को इन्होंने बचाया. हमें इसका सब्स्टिट्यूशन भी लिखना है कि जो रॉन्ग है उसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा. तो ये पास्ट का सेंस दे रहा है, इसलिए यहां सेव नहीं होकर के सेव्ड होगा. सेव्ड द यूनियन ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर. नेक्स्ट सेंटेंस इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. टेरिफाइंग, टेरिफाइंग का स्पेलिंग आप देखिए सही है. टेरिफाइंग मतलब फ्राइटनिंग, भयभीत करना किसी चीज, किसी तरह से किसी को टेरिफाई करना, मतलब टू स्प्रेड टेरर. टेरर से बना है टेरिफाई. और स्पेलिंग, गीज का स्पेलिंग यहां पर गलत लिखा हुआ है, GUAZE होता है. ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है. GUAZE होता है. GUAZE. गेज मीन्स मेजर, मेजर करना. गेज मीन्स मेजर करना. GUAZE. इफरवेसेंट, इफरवेसेंट का भी स्पेलिंग सही है. इसका मीनिंग आपको बताते हैं. इफरवेसेंट का मतलब होता है जैसे कोई लिक्विड है, लिक्विड में अगर बबल्स निकलते रहते हैं, वैसे लिक्विड को हम कहते हैं इफरवेसेंट लिक्विड. और लिटरेरी मीनिंग इसका ये भी होता है, लिटरेरी मीनिंग होता है इंथुजियास्ट, इंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक. एनर्जेटिक और इंथुजियास्टिक, ये लिटरेरी मीनिंग हो गया. एनर्जेटिक. The young boys were effervescent. The effervescent young boys were playing cricket. Energetic. ये लिटरेरी मीनिंग हुआ. अदरवाइज इसका करेक्ट मीनिंग
होता है लिक्विड थ्रू विच बबल्स आर प्रोड्यूस्ड, जैसे कोल्ड वाटर में, कोल्ड ड्रिंक्स में आप देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये पहला भी था इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दूसरा क्वेश्चन भी स्पेलिंग से रिलेटेड है। तो कैवेलियर आप देख रहे हैं, कैवेलियर का स्पेलिंग सही है। कैवेलियर का मतलब क्या होता है? कैवेलियर मीन्स, कैवेलियर हम कहते हैं जो सोल्जर्स माउंटेड ऑन हॉर्सेस, दे आर नोन एज, घोड़े पर जो सैनिक सवार होते हैं उनको हम कैवेलियर कहते हैं। सोल्जर्स माउंटेड ऑन हॉर्सेस, दे आर कॉल्ड कैवेलियर। अभी दूसरा वर्ड है करिश्मा। करिश्मा मिरेकल, इसका स्पेलिंग भी सही है, इसका स्पेलिंग सही नहीं है, इसका स्पेलिंग सही नहीं है। करिश्मा का स्पेलिंग होता है SH नहीं होता इसमें, ये होता है CHARISMA। तो यही इनकरेक्टली वर्ड है। तो इनकरेक्टली वर्ड हो गया करिश्मा और ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। एलिगेंट का स्पेलिंग भी सही है। एलिगेंट मीन्स स्मार्ट पीपल। एलिगेंट पीपल आर दोज हु आर वेल अप टू डेट, वेल क्लोथ्ड, स्मार्ट लुकिंग पर्सन्स आर नोन एज एलिगेंट। एलिगेंट का स्पेलिंग भी सही है। करिश्मा का स्पेलिंग गलत है, SH नहीं होता, केवल सिंगल S होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम यहाँ पर लिखना है, किसका? अंडरलाइंड वर्ड है। सेंटेंस कौन सा है? आई मस्ट हैव ए चांस टू रेक्टिफाई माई एरर। रेक्टिफाई का एंटोनिम लिखना है। रेक्टिफाई मतलब क्या? सुधार करना, गलत को सुधार करना, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मीन्स टू अमेंड, टू करेक्ट, रेक्टिफाई। और ध्यान देना है कि हमें सिनोनिम नहीं लिखना है, हमें लिखना है एंटोनिम। तो जैसे यहाँ ऑप्शंस में आप देख रहे हैं मॉडिफाई, मॉडिफाई इसका हो गया सिनोनिम, तो ये हमें नहीं लिखना है, हमें लिखना है इसका एंटोनिम। रेक्टिफाई मीन्स सुधार करना, तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? वर्सन, और भी खराब करना। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। टू करेक्ट, रेक्टिफाई का मतलब हो गया टू करेक्ट या टू मॉडिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज appropriate option. Select the most appropriate option to substitute the underlined word. अंडरलाइंड वर्ड है वेव, इसके लिए हमें एक दूसरा वर्ड लिखना है। Substitute the underlined word and make it meaningful. Make it meaningful. तो आप ये देखिए, the government has finally agreed to waive the entertainment tax on the movie. तो ये वेव जो है WAV, ये यहाँ पर गलत है। इस वेव का मतलब होता है, समुद्र की लहरों को वे भी वेव कहते हैं, या इस वेव का मतलब होता है टू सीक। तो ये वेव यहाँ पर यूज नहीं होगा। द गवर्नमेंट हैज फाइनली एग्रीड टू वेव द एंटरटेनमेंट टैक्स। टैक्स को वेव करना मतलब क्या करना? एग्जेम्प्ट करना, टैक्स में छूट देना। तो उसके लिए जो वेव है वो होता है WAIVE। तो वर्ड हमारा मीनिंगफुल वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 WAIVE। इस वेव का मतलब होता है एग्जेम्पशन, छूट देना, माफ करना। इंटरटेनमेंट टैक्स को माफ किया। गवर्नमेंट हैज फाइनली एग्रीड टू वेव इंटरटेनमेंट टैक्स ऑन द मूवी। तो ये WAIV, इसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट, छूट देना या माफ करना। वेवर भी इसी से बना है। वेव
वर्ब है और वेवर नाउन है। वेवर, वेवर। वेजर भी एक ऑप्शन है। वेजर का मतलब भी आपको जानना है। वेजर का मतलब होता है क्या? वेजर का मतलब होता है स्टिक, दाव पर लगाना। जैसे हम किसी इवेंट में कोई चीज हम दाव पर लगाते हैं, उसको हम कहते हैं वेजर। वेजर को हम, वेजर का मतलब हो गया रिस्क या स्टिक या बेट, दाव लगाना, बाजी लगाना। वेजर, वेजर का मतलब हो गया बेट या स्टिक या रिस्क। हम रिस्क में पैसे लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, दाव पर जो भी बाजी लगाते हैं उसको हम वेजर भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। और एक और ऑप्शन है वेव। वेव आप जानते हैं, वेव मीन्स जैसे इंटर, जैसे नेट को हम बोलते हैं वेव। वेव मीन्स जाल। वेव जैसे कॉब वेव होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that expresses the given sentence in passive voice। यहाँ एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है। सबसे पहले हमको देखना है कि इसका टेंस क्या है। इसका टेंस है आई एम नॉट स्पॉइलिंग द सीट। इसका टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, बिंग का प्रयोग होगा और थर्ड पर्सन और थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो आप देखिए द सीट इज बिंग स्पॉइल्ड बाई मी। द सीट, अब देखिए यहाँ डज लिखा है, नहीं होगा। द सीट इज नॉट, आई एम नॉट स्पॉइलिंग द सीट, द सीट इज नॉट बिंग स्पॉइल्ड बाई मी। ये सही हो गया। वॉज का कोई मतलब नहीं है, ये हमने कैंसिल कर दिया। मस्ट का भी कोई मतलब नहीं है, ये कैंसिल हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम लिखना है किसका? द बॉय लुक्ड डिसेल्व्ड एंड लॉस्ट। द बॉय लुक्ड डिसेल्व्ड एंड लॉस्ट। डिसेल्व्ड का मतलब क्या है कि लड़का जो था वो डिसेल्व्ड दिख रहा था। डिसेल्व्ड दिख रहा था मतलब क्या था? साफ सुथरा नहीं था, उसके कपड़े अच्छे नहीं थे, वो खुश नहीं था। तो क्या था वो? द बॉय लुक डिसेल्व्ड, वो खुश नहीं था। लेकिन आप ये देखिए, हमें इसका मतलब तो हुआ क्लमसी, लेकिन हमें लिखना है एंटोनिम। एंटोनिम लिखना है। साफ सुथरा नहीं था तो हमें एंटोनिम लिखना है, तो साफ सुथरा वाला हमें वर्ड लिखना पड़ेगा। तो हो गया ये टाइडी। द बॉय लुक्ड डिसेल्व्ड, मतलब डिसेल्व्ड का मतलब हो गया अनटाइडी, और एंटोनिम लिखना है तो हो गया टाइडी। डिसेल्व्ड का मतलब हो गया अनटाइडी, मतलब नॉट, he was not looking smart, untidy, untidy। क्लमसी भी होता है, क्लमसी भी इसका सिनोनिम है। डिसेल्व्ड का सिनोनिम हो गया क्लमसी, क्लमसी ये हो गया इसका सिनोनिम, और एंटोनिम हो गया टाइडी। इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड आप जानते हैं, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है एंग्री। इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएट से बना है। इन्फ्यूरिएट का मतलब टू मेक एंग्री, टू मेक समवन एंग्री। तो इन्फ्यूरिएटेड हो गया एंग्री, क्रोधित। एक्साइटेड भी आप जानते हैं। Now select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. Causing or ending in death, causing or ending in death। इसके लिए वन वर्ड क्या होता है? फैटल। इसके लिए वर्ड होता है फैटल। और दूसरे दो वर्ड दिए हुए हैं ग्रोटेस्क, फोस्टर, ग्रूशम। ये सब नहीं होंगे। मीनिंग आपको जानना है। ग्रोटेस्क का मतलब होता है ऑड, ऑड पर्सन, अ पर्सन हु लुक्स स्ट्रेंज, नॉट नॉर्मल। एबनॉर्मल पर्सन को हम कहते हैं ग्रोटेस्क।
grotesque, grotesque, a person who looks odd or strange, that is known as grotesque. Foster, foster means develop. We must foster good habits in our children. We should try to foster good qualities in children. Foster, develop, inculcate. Foster means develop, inculcate. अच्छे क्वालिटीज का संचार करना, बच्चों में अच्छे क्वालिटी को संचार करना, इसको हम बोलते हैं फोस्टर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. One who believes in fate. One who believes in fate is fatalist. Fatalist. आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4. और अदर वर्ड्स आर agnostic. Agnostic means a person who doesn't believe in existence of God. Such a person is known as agnostic. Omniscient. Omniscient who knows each and everything. सब कुछ जानने वाले को हम कहते हैं ओमनिशिएंट. गॉड इज ओमनिशिएंट. गॉड इज ओमनिशिएंट. तो ये मीनिंग भी आपको जानने हैं. ओमनिशिएंट सब कुछ जानने वाले. हु नोज एवरीथिंग. हु नोज एवरीथिंग. जो सब कुछ जानता है उसको हम ओमनिशिएंट कहते हैं. एग्नोस्टिक. Agnostic, just like atheist, a person who doesn't believe in the existence of God. A little difference is there between atheist and agnostic. Atheist doesn't believe in God, and agnostic persons doesn't believe in the existence of God. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. The girl in the water whistled with full might and waved my arms to draw attention to her plight. Plight means आपको जानना है. plight means condition, situation. plight का मतलब होता है क्या करना है आपको. मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट. इसको अंडरलाइंड वर्ड को सब्स्टिट्यूट करना है. तो ये देखिए, द गर्ल इन वाटर विस्ल्ड विथ फुल माइट. पानी में खड़ी लड़की ने विसल बजाया. एंड वेव्ड माई आर्म्स. तो ये गलत है. माई आर्म्स को तो वेव नहीं करेगी ना, वो अपने आर्म्स को वेव करेगी. तो यहां होना चाहिए हर आर्म्स. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट. सब्स्टिट्यूट किससे करेंगे? ऑप्शन 4 से सब्स्टिट्यूट करेंगे. देन इट विल गिव अ मीनिंगफुल सेंस. द गर्ल इन वाटर whistled with full might and waved her arms. She waved her arms, not my arms. Now, next question is, select the most appropriate idiom phrases that can substitute the underlined segment in the given sentence. Not to take things seriously. इसके लिए हमें एक idiom select करना है out of the given idioms. That's the last straw. Pull someone's leg. Take it with a grain of salt. Your guess is as good as mine. ये 4 इडियम दिए हुए हैं और इनमें से एक हमें सिलेक्ट करना है. किसके लिए? नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली. किसी चीज को सीरियस नहीं लेना. तो इसके लिए हम कौन सा फ्रेज यूज करेंगे? ये करेंगे टेक इट विथ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. इसमें क्या होता है कि किसी चीज पर शंका करते रहना. सीरियस नहीं लेना. किसी चीज को सीरियस नहीं लेना. इसको हम कहते हैं टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट. ऑप्शन नंबर 3 यहां आपका सही आंसर है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में एक एरर है, आपको उसको करेक्ट करना है. द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. वन ऑफ देम may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. The receptionist asked if Divya will take a seat. अब आप देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है.
तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच है, तो यहाँ विल के बदले वुड होगा। तो विल टेक अ सीट, ये एरर पार्ट है, विल टेक अ सीट, तो आंसर हो गया, ये आंसर हो गया आपका। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर पार्ट। नाउ इस पैसेज में से 5 क्वेश्चन, इस पैसेज से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पैसेज पढ़ना है और ऑप्शन दे करके आपको आंसर देना है। ये देखिए यहां पे, इन टूडेज वर्ल्ड हैंडलिंग मनी and making purchases and sales comes naturally to us. However, prior to development of any kind of currency, people क्या करते थे, करेंसी का जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो हम कैसे अपना ट्रांजैक्शन करते थे, कैसे लेन देन करते थे। तब भी बहुत तरीका था, जब करेंसी नहीं था तो कई तरीके थे ट्रेड करने का। तो आप ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ट्रेडेड, मार्केटेड, ऑपरेटेड, एडवर्टाइज्ड। तो करेंसी जब नहीं आया था तो लोग तरह तरह से अपना ट्रेड करते थे। तो यहां क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ट्रेडेड, ट्रेडेड, ट्रेडेड। People traded in a various ways. The barter trade was the simplest of them. Barter system आप जानते हैं, लेन देन करने वाला। People who trade the things they owned for the things they wanted in this kind of barter system में क्या करते थे, हम एक सामान को, हमारे पास जो सामान अधिक है, दूसरे व्यक्ति जिसको वो सामान चाहिए उसको दे करके ले लेते थे। तो आप यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इस ट्रांजैक्शन, कंट्रैक्शन ये सब नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ट्रांजैक्शन। अब देखिए तीसरा, यहाँ आपको ये समझ में आ गया इस सिस्टम में क्या किया हुआ है कि करेंसी का आविष्कार नहीं हुआ था तो हम अपना व्यापार कैसे करते थे। एक तो हो गया बार्टर सिस्टम, जिसमें हम एक सामान दूसरे को देते थे और जो हमें जरूरत हो वो सामान ले लेते थे। तो हाउएवर इट वाज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज गिव एंड टेक, ये बहुत ज्यादा इसमें ईमानदारी नहीं थी, बार्टर सिस्टम में ज्यादा ईमानदारी नहीं थी, क्योंकि जो चीज हम दे रहे हैं और जो ले रहे हैं वो इक्वल वैल्यू का नहीं हो सकता है, मुझे लगता है। अब पीपल वुड बी चीटेड, इसमें लोगों को धोखा हो जाता था, चीटिंग हो जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ, द डैश ऑफ मनी फाइनली टुक रूट इन पीपल्स माइंड्स आफ्टर मेनी ईयर्स। द डैश ऑफ मनी मतलब मनी का विचार आया। देखिए यहां क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओपिनियन आया, बिलीफ आया, कॉन्सेप्ट हुआ, नोशन हुआ। तो कॉन्सेप्ट मतलब ही तो होता है ना, कॉन्सेप्ट का मतलब ये धारणा। हमें मनी का धारणा आया, कॉन्सेप्ट आया, एक कॉन्सेप्ट आया। तो यहां पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। ओपिनियन ऑफ मनी नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। और ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, अब हम फिर अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हमने इस पैसेज में देख लिया कि ये बताया गया है कि पहले पैसा नहीं था, करेंसी नहीं था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम के बाद क्या आया, करेंसी आया। करेंसी, बार्टर सिस्टम में कुछ फॉल्ट थे तो करेंसी आया, करेंसी का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद देखिए, however as time passed the idea of carrying a bulky coin pouch became less। तो करेंसी में भी ये था कि ये भारी होता था, हेवी होता था, इसको इधर उधर ले जाने में दिक्कत था, कैरी करने में दिक्कत था। तो ये भी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रह गया। इट बिकेम लेस, अब आप ऑप्शन देखिए, इट बिकेम लेस
इट बिकेम लेस, ये क्या हो गया, इंचेंटिंग हुआ, ये हुआ जादू करना होता है, इंचेंट भी करना, जादू करना, एल्यूरिंग मतलब लुभावना, मतलब अपीलिंग नहीं रह गया। तो ये आंसर हो गया हमारा ये अपीलिंग। बिकेम लेस अपीलिंग, ये मनी वाला भी सिस्टम जो था ये धीरे धीरे इसमें अब लोगों का अपीलिंग, ये अपीलिंग बिकॉज इट अट्रैक्टेड, इससे इसमें चोरी होने का डर था। तो फाइनली क्या हुआ, बिकॉज दे कुड ओनली बिकॉज दे कुड ओनली बी यूज्ड बाय द पर्सन हुज नेम वाज। उसके बाद क्या हुआ कि चेक्स वेयर फर्स्ट, यहाँ चेक का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, क्यू यू ई होता है, चेक्स वेयर फर्स्ट क्रिएटेड। उसके बाद क्या हुआ, क्वाइन के बाद चेक की डिस्कवरी हुई, चेक का इन्वेंशन हुआ। चेक्स वेयर फर्स्ट क्रिएटेड at that time by Greek and Roman traders who purchased goods from distant cities because they could only be used by the person whose name was on them। चेक का आविष्कार हुआ। चेक में ये था कि चेक पर जिसका नाम होता था वही उसका यूज कर सकता था। These were not only lightweight but also deterred robbery, जिसमें कोई रॉबरी का खतरा नहीं था, रॉबरी का इसमें रिस्क नहीं था, रॉबरी का रिस्क नहीं था। इन अकॉर्डेंस विथ दिस कॉन्सेप्ट चेक का कॉन्सेप्ट आया। आप देख लीजिए, करेंसी के बाद चेक का सिस्टम आया। बैंक्स लेटर इशू नोट्स इन एक्सचेंज। उसके बाद क्या हुआ, इसी के कॉन्सेप्ट में नोट आया इन एक्सचेंज फॉर, जैसे इन एक्सचेंज फॉर डिपोजिटेड गुड्स। अब देखें दूसरा क्वेश्चन देखिए, डिपोजिटेड गुड्स के बदले में क्या आया, नोट्स का कंसेप्ट आया। तो ये हो गया हमारा आंसर डिपोजिटेड। गोल्ड डिपोजिट किया जाता था, जो नोट बना वो गोल्ड के कंसेप्ट में आया। गोल्ड को डिपोजिट किया जाता था और उतने वैल्यू का नोट बनता था। तो फ्रेंड्स, वी हैव डन ऑल 25 क्वेश्चंस। You must practice it. Your examination is now not far. It is going to be held after 2 or 3 months. और आप जानते हैं प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा रोल अदा करता है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस ओनली विल मेक यू परफेक्ट। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। तो रेगुलर प्रैक्टिस, perseverance, sincerity in your efforts will successfully lead you to success। दूसरे क्लास पे फिर हम मिलेंगे, कल मिलेंगे किसी दूसरे क्लास में किसी दूसरे सेट के साथ। By the time, wish you all the best. Take care of yourself, manage your time and practice regularly and sincerely। Thank you very much।